हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने कोर्स के बारे में जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और हम आज नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, नए पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जिसका नाम है कहीं ना कहीं यूनियन एंड स्टेट जो सर्विसेज होती हैं दोस्तों, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली अपन यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, जितनी भी हैं, वो सारी की सारी सेवाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके प्रोविजंस हैं। उन प्रोविजन को कहाँ पे रखा हुआ है, कौन से पार्ट में रखा हुआ है, तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम वहाँ पे पार्ट नंबर 14। तो 14वें भाग में हमारे यहाँ पे सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, कुल मिला के चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन दोनों की जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 14 में दी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर की बात करें मेरे भाई, तो आर्टिकल नंबर 308 से लेके 323 तक, 308 से लेके 323 तक हमारे संविधान में जो हमारी सर्विसेज हैं, चाहे राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, इन दोनों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले 308 का ध्यान रखना है। 308 में क्या है, हमारा जो संविधान है, संविधान में हमारे में जितनी भी सेवाएं हैं उनके कुछ एक्सप्लेनेशन है, कुछ व्याख्याएं। ठीक है, साथ ही साथ मेरे दोस्त यहाँ पे आर्टिकल नंबर 309, आर्टिकल नंबर 309 में क्या है, संघ एवं राज्यों में चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट हो, सेवारत व्यक्ति जो सर्विस किए हुए हैं उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं मेरे भाई, जो हमारे ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आते हैं, वो सारे के सारे उनकी सेवा की जो शर्तें हैं, नियुक्ति है ना, जो कंडीशंस हैं, वो सारी हमें कौन से आर्टिकल में दी गई हैं, आर्टिकल 309 में। तो हमारे चाहे यूनियन लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, जो भी सर्विसेज है इनकी, और उनकी अपॉइंटमेंट हो या जो इनकी सर्विस की जो कंडीशंस हो, वो आर्टिकल 309 में हमारे प्रोविजंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 310 में, तो जो हमारे व्यक्ति हैं जो सर्विस दे रहे हैं, व्यक्तियों की अवधि, तो उनका टेन्योर क्या होगा, उनकी सर्विस की अवधि क्या होगी, ये सारी बातें कहाँ हैं, 310 में, 309, 310। साथ ही साथ दोस्तों 311 कार्यरत व्यक्ति की बर्खास्तगी एवं सेवा मुक्ति। जो व्यक्ति सर्विस दे रहा है हमारे देश में, है ना, उसकी जो सर्विस की कंडीशंस हैं, क्या उन कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या उसे अपन सस्पेंड कर सकते हैं, है ना, या उसे सेवा से मुक्त कर सकते हैं। तो सेवा मुक्त करना या उनको बर्खास्त करना, ये सारी बातें कौन से आर्टिकल में, 311 में। इतना ध्यान रखना है बेसिकली। आगे बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 312, तो 312 में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो बहुत बार पूछा गया है। इसमें लिखा हुआ है अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब ऑल इंडिया सर्विस। सर क्या होती है ऑल इंडिया सर्विस? जितने भी IAS, IPS, IFS ये सर्विसेज हैं, ये सब क्या है, ऑल इंडिया सर्विस हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो उन अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करें, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करें, इंडियन पुलिस सिस्टम हुआ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हुआ, ये सारी बात, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हुआ, ये सब ऑल इंडिया सर्विस की पार्ट है। तो यहाँ पे और हमें दोस्तों कोई नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना है तो उसे कौन क्रिएट करेगा? अगर हमें नई अखिल भारतीय सेवाएं बनानी है तो उसे कौन क्रिएट करेगा? तो आंसर है दोस्तों राज्यसभा। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए जो शक्ति होती है वो हमें राज्यसभा में दी गई है। राज्यसभा कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। ये पावर केवल किसको है? राज्यसभा को, न कि लोकसभा को। तो आर्टिकल नंबर, क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ऑल इंडिया सर्विस की बात की गई है? तो आर्टिकल नंबर 312 में ऑल इंडिया सर्विस की बात की गई है। ठीक है ना, तो आपको ये आर्टिकल नंबर ध्यान रखना है 312, जो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करता है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। साथ ही साथ इसे पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो इसे राज्यसभा बना सकती है। ठीक है ना, तो ये पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। तो हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली यहाँ पे, आर्टिकल के बारे में जाना है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों के लिए कोई अलग से भाग नहीं है, चाहे वो राज्य की सेवाएं हों चाहे केंद्र की सेवाएं हों, उन दोनों के लिए मेरे भाई एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और एक ही पार्ट का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, सेपरेट स्टेट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है
अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। कुल मिला के केंद्र सरकार, संघ सरकार और स्टेट सरकार दोनों के ही प्रोविजन हमारे कौन से पार्ट में, पार्ट 14 में, ठीक है ना। आर्टिकल सेम है 308 से लेके 324 तक, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे जो आपका जाना पहचाना आयोग है। आप सुनते भी हैं यूपीएससी के बारे में बहुत बार, है ना, तो आप दिन भर देखते ही रहते हैं यूपीएससी के ख्याल, है ना। तो दोस्तों रील्स देखना, ये सब देखना, यूपीएससी वाले की तरह मतलब कैसे रोल एंट्री होती है, आप सब देखते रहते हैं फ़ोन में अपने में, ठीक है ना। तो वो यूपीएससी है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये कैसी बॉडी है दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताओ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। इसका प्रोविजन संविधान में, यस, क्योंकि आपको पार्ट दिखाई दे रहा है 14, हमारे 14 पार्ट में यूपीएससी के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। आर्टिकल नंबर दोस्तों कौन सा है, 315 से लेके 323 तक, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो स्पेशली कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 315। तो हमारा जो यूपीएससी है ना, तो कौन से आर्टिकल में, 315, आर्टिकल नंबर 315 में यूपीएससी के बारे में चर्चा की गई, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ इनके कैसे काम करता है यूपीएससी, वो सब हमें देखना है। कौन कौन से इसके अध्यक्ष होते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्त ध्यान रखना है कि हमारा यूपीएससी है, एक आयोग है। इस आयोग में एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, एक चेयरमैन होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी हेल्प के लिए, है ना, अन्य 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो एक क्या होता है, चेयरमैन होता है और 10 अदर मेंबर भी होते हैं। समय समय पर इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। सर ये लोग आएंगे कहाँ से, तो जितने भी लोग हैं ये कहाँ से आएंगे, तो दोस्तों ये वो लोग आएंगे जिनके पास कुछ ना कुछ तो इनकी एलिजिबिलिटी हो, कोई ना कोई तो योग्यता हो। बिना योग्यता के तो नहीं आएंगे। तो इन लोगों का एंट्री कहाँ से होगा, ऐसे कैंडिडेट दोस्तों जो आधे मेंबर, इनमें से 10 मेंबर हैं, इनमें से कम आधे मेंबर कहाँ काम किए हों, या तो वो केंद्र सरकार में काम किए हों या फिर राज्य सरकार में, या तो उन्होंने कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिस में काम किया हो या फिर कहीं स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस में काम किया हो। कितना, लगभग 10 वर्षों तक। लगभग ये दोस्तों किसी भी पब्लिक ऑफिस में, सरकारी नौकरी में, मतलब 10 साल तक इन्हें कहीं अच्छे पद पर काम किया हो, इसका मतलब इन्हें थोड़ा सा अनुभव हो, तो आराम से ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पे 10 मेंबरों में रखेंगे, है ना। तो 10 में से 5 मेंबर तो ऐसे हों जो कहीं ना कहीं इनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। बिना एक्सपीरियंस के यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो क्वेश्चन आता है कितने मेंबर होने चाहिए, तो आधे से अप्रोक्सीमेटली आधे मेंबर हों जो 10 साल तक काम कर सके हो किसी भी पब्लिक ऑफिस में, ठीक है दोस्तों। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है। सर क्या इनका इलेक्शन होता है, नहीं भाई, कोई भी यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले वो अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो हमारे यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों ये रिजाइन देना चाहता है किसी भी कंडीशन में, तो ये रिजाइन किसको देगा दोस्तों, राष्ट्रपति को, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये प्रेसिडेंट को ही क्या देगा दोस्तों, रिजाइन देगा। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। रिजाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। साथ ही साथ बात करें इसके टेन्योर की, कार्यकाल की, तो इसका टेन्योर कितना होता है, 6 वर्ष, 6 साल, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितने साल का हो, 65 का। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल है, या तो वो आदमी अगर मान लो कम एज का है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने साल काम कर पाएगा, 6 साल। अगर मान लो उसकी एज ही कितनी है, 63 साल है दोस्तों, तो रिटायरमेंट कब होगा, 65 में। इसका मतलब वो 2 साल ही क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 65 ईयर ओल्ड, और इसका जो टेन्योर है वो 6 साल का है, ठीक है। सर ये रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, मतलब इसने एक बार काम कर लिया यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में, क्या सर ये दोबारा से किसी भी आयोग का काम कर सकता है, तो नहीं। तो दोस्तों इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये दोबारा क्या हो सके, रीअपॉइंटमेंट हो सके, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इसकी पुनः नियुक्ति नहीं होगी, ये दोबारा काम नहीं कर सकते किसी भी ऐसी ऑफिस में, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसको सर सैलरी कहाँ से मिलती है, पेंशन कहाँ से मिलती है, तो मेरे भाई इनको मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI से मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी सरकार की, भारत सरकार की पार्लियामेंट में जो संचित निधि है ना, उससे इसे पैसा मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है।
कहाँ से पैसा मिलता है? संचित निधि से, ठीक है। तो सैलरी एंड पेंशन कहाँ से मिलता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है सर। आगे देखेंगे रिमूवल, इसे हटा कैसे सकते हैं दोस्तों इस चेयरमैन को, ये बात ध्यान रखनी है। इस चेयरमैन को कैसे हटाओगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हम जो हमारे यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं वो उसे अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमूव करने का जो प्रोसीजर है दोस्तों वो क्या है? राष्ट्रपति द्वारा, जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है, इसे पूछ लोगे की सलाह पर, है ना, तो प्रेसिडेंट इसे रिमूव कर देगा। किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट अगर इसे सलाह देता है प्रेसिडेंट को कि यह आदमी ठीक नहीं है और इसे अब हटा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति इसे रिमूव कर सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। कुल मिला के यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो क्या होगी? बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी होगी। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा प्रेसिडेंट को वो उसे मानना पड़ेगा, मतलब राष्ट्रपति इसकी बात को नकार नहीं सकता है, राष्ट्रपति को ये सारी बातें माननी पड़ेंगी। तो जो इनकी सलाह होती है, एडवाइजरी होती है, वो कैसी है दोस्तों? बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है, रिजाइन किसको देते हैं, टेन्योर कितना है, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता मेरे भाई, ध्यान रखना है। और इसे रिमूवल करने की जो प्रोसीजर है वो रिकमेंड प्रेसिडेंट द्वारा और किसकी सलाह पर? एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के जज की, ठीक है ना, वो सलाह देगा और उसकी सलाह उसको माननी पड़ेगी राष्ट्रपति को, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसे दोस्तों बात करूं मैं अगर आके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सर इसके लिए कोई अलग से आर्टिकल है? ना इसके लिए कोई अलग से आर्टिकल है, ना ही इसके लिए अलग से कोई प्रोविजंस है। वहां पे हमारे इस पार्ट का नाम ही यही है, यूनियन एंड स्टेट दोनों के लिए जो भी सर्विसेज है उनके प्रोविजंस इसी पार्ट में, ठीक है ना। पार्ट नंबर 14 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC, अभी अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों? यूपीएससी। यूपीएससी क्या काम करता है दोस्तों? सेंटर पे। SPSC राज्यों में। तो जितने भी हमारे राज्य के आयोग हैं, यूपी PSC हुआ, उत्तराखंड PSC हुआ, झारखंड PSC हुआ, जितने राज्य सरकारों के आयोग है ना, जो राज्य की B ग्रेड की जॉब निकालते हैं, आपको पता होगा है, PCS का एग्जाम कराते हैं, ये सब कैसे हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इसका जो चेयरमैन है दोस्त, किसका? SPSC का। चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा? तो सबसे पहले मेरे भाई अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका दोस्तों कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और मैक्सिमम 62 साल। तो सेम दोस्तों याद रखना है, वहां पे 65 था, यहाँ पे 62 है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हटाने की शक्ति दोस्तों किसके पास है? ये बात आपको ध्यान रखनी है, हटाने की शक्ति यहाँ पे गवर्नर के पास नहीं है दोस्तों। किसके पास नहीं है? गवर्नर के पास नहीं है। अपॉइंट तो कर देंगे गवर्नर, लेकिन जब रिमूवल की बात होगी ना दोस्तों, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उच्चतम न्यायालय की जो एडवाइजरी है, सलाह पर, मतलब वो हटा देगा, ठीक है ना। और इसकी जो सलाह है वो माननी पड़ेगी, बाध्यकारी है। कुल मिला के किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा दोस्तों? नियुक्त कौन करेगा? तो वो गवर्नर कर देगा, ठीक है। लेकिन रिमूव कौन करेगा? जो क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, यूपी PCS में भी है ना। तो रिमूव कौन करेगा, इसको हटाएगा कौन दोस्तों? तो वो प्रेसिडेंट हटाएगा। किन की सलाह पर हटाएगा दोस्तों? ये सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हटाएगा। तो हटाने की पावर प्रेसिडेंट को है और अपॉइंट करने की पावर गवर्नर को है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर ये रिजाइन देना चाहे तो रिजाइन दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, ठीक है, किसी को नहीं, केवल राज्यपाल को, ठीक है ना। तो रिजाइन के मामले में केवल ये गवर्नर को रिजाइन दे सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे जो मेन बात थी दोस्तों वो ये थी कि भाई अपॉइंटमेंट तो गवर्नर कर देगा, लेकिन रिमूव करने की बात आएगी, हटाने की बात आएगी, तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नर होके कौन है? तुम्हारा प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट से हटा सकता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी पढ़ा है ना। फिर उसके बाद क्या पढ़ा आपने दोस्तों? SPSP, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता है अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। रिमूव कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। किन की सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर,
रिमूव कौन कर रहा है? तो मेरे भाई रिमूव करने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब आएंगे, और किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। दोनों बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे। रिमूवल की प्रोसीजर सेम है, अपॉइंट की प्रोसीजर डिफरेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। सर ये क्या होता है? हमने यूपीएससी पढ़ा, हमने एसपी पढ़ा, हम पढ़ेंगे जेपीएसपी, ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको ध्यान रखना है। सर ये क्या होता है? दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब कोई एक राज्य ए और कोई दूसरा स्टेट बी है, और ए स्टेट बी स्टेट दोनों चाहें कि हमारे दोनों स्टेट का जो अपॉइंटमेंट बॉडी है ना, रिक्रूटमेंट बॉडी है ना, वो एक ही हो। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे दोनों का आयोग है ना जो, वो एक ही हो। तो ऐसे मामले में दोस्तों जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण कर सकते हैं। कुल मिला के मेरे भाई दो राज्य हैं, दो राज्य चाहें तो आपस में मिलके एक नया संगठन तैयार कर सकते हैं, नई संस्था तैयार कर सकते हैं, जिसे अपन बोलते हैं जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि दो राज्य मिलके ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो राज्यों के अनुरोध पर ये किनके द्वारा बनाया था दोस्तों? तो प्रेसिडेंट द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई जो जेपीएसपी है वो किसके द्वारा मतलब तैयार किया जाता है? तो प्रेसिडेंट। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो क्रिएशन होगा वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। दूसरा क्वेश्चन ये सर कि ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो मेरे भाई ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब विधिक संस्था है। मतलब जेपीएसपी का हमारे भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब इसे समय समय पर जरूरत के हिसाब से एक राज्य दो राज्य मिलके राष्ट्रपति से रिकमेंड करेंगे तो राष्ट्रपति इनके लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण कर सकता है, उसका इंतजाम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये नीड के बेसिस पे है दोस्तों, है ना। अगर उनको नीड होती है तो वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। ये कैसी संस्था है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब विधिक संस्था है, मतलब गैर संवैधानिक संस्था है, इसका संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, विधिक संस्था है, न कि संवैधानिक, ठीक है ना। ये संवैधानिक संस्था है दोस्तों, ये भी संवैधानिक है, लेकिन जेपीएसपी संवैधानिक नहीं है। तो इसे कौन बनाता है दोस्तों? तो इसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति, है ना, दो राज्यों के अनुरोध पर, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष कौन बनेगा? इसकी बात कौन बताएगा? राष्ट्रपति। तो भाई यहाँ पे गवर्नर की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्टीमेट काम है वो कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है, इसलिए। और जेपीएसपी का कोई भी चेयरमैन है मेरे भाई, तो चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ये बात ध्यान रखनी है, चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। टेन्योर मेरे भाई स्टेट की तरह 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। इस्तीफा दोस्तों किसे देगा? तब भी राष्ट्रपति को देगा। तो अपॉइंट कौन कर रहा है मेरे भाई? प्रेसिडेंट। और रिमूव कौन करेगा? तब भी प्रेसिडेंट। तो इस मामले में ध्यान रखना है, जेपीएसपी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, विधिक संस्था है, साथ ही साथ इसका जो फॉर्मेशन है वो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जो चेयरमैन है उसे अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसको रिजाइन जो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, है ना। और आगे आपको ध्यान रखना है, इसको अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ही करेगा, ध्यान रखना है इतनी बात का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आई होंगी, है ना। तो हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी, और तो इनके कुछ आर्टिकल्स हैं दोस्तों यूपीएससी से रिलेटेड। उन आर्टिकलों को आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बोल भी सकता हूँ, आप इस पर ध्यान देंगे। आर्टिकल नंबर 315, ठीक है, किन के बारे में बात करता है दोस्तों? यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी और एसपीएससी देखो लिखा हुआ है संघ एवं राज्यों। तो यूपीएससी की बात करें चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, दोनों के दोनों ही प्रोविजन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 315 में, ठीक है। ये कैसी संस्थाएं दोस्तों? ये संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है, ध्यान रखना है। 316 में दोस्तों इनके जो मेंबर हैं इनका अपॉइंटमेंट और इनका कार्यकाल आपको पता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? कार्यकाल कितना होता है आपको पता है, अपने आप से पूछिएगा, ठीक है। 317 में दोस्तों लोक सेवा आयोग के मेंबर है ना, उनकी बर्खास्तगी, उन्हें कैसे सस्पेंड करना है, उन्हें रिजेक्शन कैसे करना है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। 318 में दोस्तों जितने भी मेंबर हैं सदस्य एवं उनके कर्मचारी हैं
बाकी अलग कर्मचारी होते हैं ना, उनकी जो सर्विस होती है उससे कंडीशंस होती है ना, उनके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनके मामले में सारी बातें कहाँ हैं 318 में। तो कर्मचारियों की सेवा एवं शर्तों के संबंधी जो भी नियम कानून होते हैं वो शक्ति बनाने की शक्ति किनके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है ना। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य इसकी मेंबरशिप को समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने की रोक, मतलब अगर वो मेंबर वहाँ से उसका टेन्योर खत्म हो जाता है उसके बाद उसे कहीं रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकती, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। 320 में लोक सेवा आयोग के कारण, है ना, तो ध्यान रखना ये वाली बात से, मतलब कारण नहीं दोस्तों, ये कार्य हैं, ठीक है ना। तो लोक सेवा आयोग के जो कार्य होते हैं वो क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों की विस्तार, तो इनका कहाँ तक विस्तार है, इनकी पावर कितनी होती है ना, पावर इनकी पावर को कम और ज़्यादा कौन कर सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है। 322 में लोक सेवा आयोग के जो खर्चे हैं उनकी बात करते हैं। 323 में लोक सेवा आयोग की प्रतिवेदन एविडेंस, है ना, तमाम बातें करते हैं यहाँ पे। कुल मिला के बेसिक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर तो यहाँ पे 3 अपन ने पढ़ा था। तो फाइनली से अपन देख देते हैं भाई, पार्ट की बात करें, कौन सा पार्ट है दोस्त, पार्ट है 14, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 308 से लेके 330 तक, ठीक है। स्पेशली बात करें, ऑल इंडिया सर्विस कौन बनाएगा, तो ओनली राज्यसभा, ठीक है। ये पावर किनके पास है, केवल राज्यसभा के पास है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस की। साथ ही साथ दोस्तों अब बात करें कौन से आर्टिकल में ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल नंबर 312, याद रखना है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी की बात करें स्पेशली, तो आर्टिकल नंबर 315 में, है ना, ये कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, तमाम ध्यान रखना है। और SPSC की बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, ये भी 315 में ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ JPSP की बात करें, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसका मतलब इसका फॉर्मेशन कौन करेगा दोस्तों, A राज्य प्लस B राज्य दोनों मिलके एक ही बॉडी बनाएंगे दोस्तों, है ना, कोई एक संस्था बनाएंगे। और वो बनाएगा कौन दोस्तों, तो प्रेसिडेंट, किनकी रिकमेंडेशन पर, प्रेसिडेंट की पर। सर इनके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। और इनके रिमूव कौन, रिजाइन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। तीनों के तीनों काम प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जो ये कैसी बॉडी है दोस्तों, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है, विधिक संस्था है। कैसी है दोस्तों, विधिक संस्था है, मतलब ये भारत सरकार किसी भी एक्ट या कानून द्वारा बना सकती है और कभी भी इसे खत्म कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों इतनी सारी बातें करी हमने यूपीएससी के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूपीएससी के बारे में या ऑल इंडिया सर्विस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मिली होगी। आप क्या करेंगे दोस्तों, आप एक बार रिवीजन करेंगे, है ना, और फिर एमसीक्यू लगा के देखेंगे, और एमसीक्यू लगते हैं तो आप पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।